आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले क्या है कि बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे वेक्टर्स को डिफाइन करने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम लोग पहले, और उसके बाद हम लोग क्या है कि अपना खुद का एक वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, जो कि वेक्टर्स हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करेंगे। ठीक है। सो वो हम क्यों डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, वो सब आगे की बातें हैं। बिकॉज वो जैसे जैसे कोर्स आगे चलेगा आपको पता चलेगा, आज ही लेक्चर में पता चल जाएगा। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू व्हाट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स होता क्या है? वेक्टर्स होता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों, वो वेक्टर्स होता है। वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों। हालांकि मैं जो ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर जो मैं पहले वाली चीज़ें जो करा रहा हूँ, जैसे वेक्टर्स हो गया, ये हो गया, इसे मैं काफ़ी ऊपर ऊपर से लेके जाऊँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल आप सबको पता होती हैं कि वेक्टर्स क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पर फिर भी एक बार एक टचअप मैं दूंगा उनका। सो वेक्टर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड और वो डायरेक्शन होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स, वाई एंड जेड कैप। ठीक है। सो किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसे देखते हैं, a1 एक्स कैप प्लस a2 वाई कैप प्लस a3 जेड कैप। सो एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप क्या है? ये है यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड के अलोंग। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि स्टूडेंट जो है वो आई जे आई कैप, जे कैप और के कैप को यूज़ करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप को यूज़ करेंगे। आप आई कैप, जे कैप, के कैप को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है, सिर्फ उसका मतलब सेम होना चाहिए कि हम यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, जो कि एक्स वाई जेड है। ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि बेसिस क्या होते हैं, बेसिस बेसिस क्या होता है, अब देखना सबसे पहले कि अब यहाँ पे क्या है कि एक सेट हमारे पास एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप का। ठीक है। मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मैं किसी भी वेक्टर को लिख सकता हूँ या नहीं? मान लीजिए यहाँ पे मैं पॉइंट देता हूँ 1 2 3। ठीक है। और ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे, तो यहाँ से जो वेक्टर आएगा वो क्या बनेगा? एक्स कैप प्लस 2j वाई कैप प्लस 3k कैप, 2y कैप प्लस 3k कैप 3z कैप, ये आएगा। सो ये जो हम एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब ऐसे कोई भी वेक्टर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं। मतलब जो दो वेक्टर होंगे वो एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करेंगे। व्हाट आई मीन कि हम यूनिकली लिख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर को। अब इस वेक्टर को मैं किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकता यहाँ पे, है ना, मतलब कि मैं यहाँ पे इसको किसी और फॉर्म में, मतलब मैं इसको 2x प्लस 1y, मतलब इसको आगे पीछे नहीं करके लिख सकता। ये एक वेक्टर जो है ये यूनिक ही रहेगा। तो बेसिस, तो यहाँ पे ये जो है ये बेसिस फॉर्म कर देता है, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, जिसकी फॉर्म में हम लोग सबको लिख सकते हैं, वो बेसिस होता है। ठीक है। हालांकि कई बार हमें पर्टिकुलर रेंज दी जाती है कि सिर्फ आप इस रेंज के अंदर अगर लिख पा रहे हैं तो आपका वो बेसिस है, लेकिन यहाँ पे हम तो सबको लिख पा रहे हैं तो ये तो बेसिस है ही। सो नाउ बेसिस की डेफिनेशन क्या होगी कि एक सेट है, ये सेट, इस सेट को मान लीजिए, ये तो हमने ऊपर यूज़ किया, बी बी नाम दे देता हूँ, ये सेट बी। और ज़रूरी नहीं कि आप ये कार्टेशियन के अंदर, ये आप सिलेंड्रिकल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, स्फेरिकल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ए सेट बी ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस। व्हाट आई मीन बाय वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस इज दिस वन, जैसे कि यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ये सारा का सारा। वेक्टर स्पेस बी, मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेक्टर स्पेस को, इस फॉर्म बेसिस form basis if every vector of v, या आप यहाँ पे वेक्टर की जगह पे हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स का यूज करें तो और अच्छा रहेगा। एवरी एलिमेंट्स ऑफ v कैन बी रिप्रेजेंटेड इन यूनिक, स्पेलिंग देख लेना भाई, है ना, रिप्रेजेंटेड की ये शायद गलत है यहाँ पे, इन यूनिक वे
as a finite linear combination of elements of B। ठीक है, ये आपका बेसिस हो गया। नाउ हम आगे चलते थोड़ा सा। तो अब क्या होगा, मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी हमारे पास यहाँ पे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लिखेंगे यहाँ पे, कि जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी। तो सबसे पहली आती है क्लोजर रिलेशन। क्लोजर रिलेशन, क्लोजर रिलेशन क्या कहता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो अब थर्ड जो उसका रिजल्टेंट मिलता है वो भी एक वेक्टर ही होता है, और वो वेक्टर जो है उसी बेसिस में होता है जिस बेसिस के अंदर आपके पहले वाले दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर इन सेम बेसिस इन विच ए एंड बी वर, इसके अंदर ए और बी हमारे थे, उसी बेसिस के अंदर हमें ये वेक्टर मिल गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सॉरी कम्यूटेशन रिलेशन। कम्यूटेशन रिलेशन क्या कहता है कि अगर आप ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करें या फिर आप बी वेक्टर को ए वेक्टर से ऐड करें, ये दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, इन सब का आप एक एक एग्जांपल मान करके कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा। बाकी ये एडिशन वाला तो बहुत आसान है, ये तो सिर्फ देख करके ही हम लोग देख सकते हैं। एसोसिएटिव रिलेशन, एसोसिएटिव रिलेशन क्या कहता है कि चाहे आप ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर ऐड करने के बाद आप लोग सी वेक्टर को ऐड करें, या आप पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करके उसके बाद उसके अंदर आप लोग ए वेक्टर ऐड करें, ये दोनों चीज़ें आपको सेम रिजल्ट देंगी। ठीक है, नाउ द डी आई मीन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अब ये प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओरिजिन था, ओरिजिन हर जगह होगा, जो भी आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेंगे हर जगह पे ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन होगा तो एक नल वेक्टर भी होना चाहिए, जीरो वेक्टर भी होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो कह सकते हैं आप इसको, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ नल वेक्टर कह सकते हैं, और नल वेक्टर। ठीक है ये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, अगर उसके अंदर आप जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो आपको पहले वाला वेक्टर ही मिल जाता है। अब देखना, अब इस ओरिजिन के एग्जिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये ओरिजिन था, ये वाला ओरिजिन था हमारा, यहाँ पर एक वेक्टर था ये, तो ओरिजिन की वजह से मैं क्या क्या कर पा रहा हूँ कि मैं इस बिल्कुल इसके अपोजिट सेम वेक्टर इसी के मैग्नीट्यूड को सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में मैं ढूंढ पा रहा हूँ, अगर ये मेरा ए वेक्टर था तो। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर करता हूँ तो क्या आएगा, जीरो आएगा, नल वेक्टर आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो हमें क्या क्या भी बताता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब अगर मैं ए वेक्टर के अंदर माइनस ऑफ ए वेक्टर को ऐड करता हूँ तो मेरे पास नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट बिलोंग्स टू मल्टीप्लिकेशन। सो सेकंड इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी शायद बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सबसे पहला मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी जो हैं ये स्केलर्स हैं, ये हम पहले डिफाइन कर देते हैं स्केलर्स है, और जो वेक्टर होगा उसके ऊपर मैं वेक्टर साइन रिप्रेजेंट करूंगा ही। सो मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि ऐसा लिखा होता है तो हमारा जो स्केलर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर कोई लीनियर सुपरपोजिशन लिखा हुआ कि नहीं वेक्टर्स का और उसके बाहर एक स्केलर लिखा हुआ तो स्केलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड इज, अगर मान लीजिए कि
दो स्केलर्स लिखे हुए हैं ऐसे एडिशन के अंदर और बाद में एक वेक्टर है, तो यहाँ पे वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे, दोनों स्केलर्स के ऊपर, ठीक है। नाउ द थर्ड इज के अभी कॉम्पिटिटिव बता रहा है कि अगर आपके पास ए बी इंटू वैक्टर है तो आप इसको बी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, मतलब आप मल्टीप्लाई ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें। स्केलर्स आपको पता नहीं क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि 3 4 10 10.5 22/7 कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड हो सिर्फ जिसका, ठीक है ना। तो इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड द फोर्थ इज एक हमारे पास ऐसा स्केलर भी होता है 1 जो कि हमें वापस वही वेक्टर दे देता है। एक हमारे पास स्केलर 0 भी होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें नल वेक्टर मिल जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इज अब वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं लेकिन हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी यूज करते हैं हम लोग इसको, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या कहती है कि ये एक्चुअली हमें क्या बताती है कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। ये प्रोजेक्शन बताती है हमारा एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। जैसे कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है और ये यहाँ पे हमारे पास बी वेक्टर है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर ये वाला होगा, ये इसका प्रोजेक्शन होगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हम लोग इसको कैसे नोट करेंगे, ए डॉट बी, हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, दो वेक्टर लिखेंगे उनके बीच में एक डॉट लगाएंगे, ऐसे हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का एंगल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा ए का, तो यहाँ पे क्या आएगा ए कोस थीटा, और फिर का मैग्नीट्यूड लूंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर और कोस थीटा ये रहा, ये इस चीज़ को बताएगा, और बी वेक्टर, ठीक है ना। सो ये हमारे क्या, ये हमें क्या देता है कि प्रोजेक्शन, और जरूरी नहीं कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी के ऊपर देगा, ये बी की भी ए के ऊपर दे सकता है। मान लीजिए कि ए थोड़ा सा और लंबा है यहाँ पे, सो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी कोस थीटा बन जाएगा हमारा, ये वाला, ये मैग्नीट्यूड होगा ना बी का, ये बन जाएगा। तो अब यहाँ भी तो सेम चीज़ है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, ठीक है। ये एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन देता है हमें डॉट प्रोडक्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको यूज तब करते हैं जब हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना हो। परपेंडिकुलर कब होंगे, जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो हमारा ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0, हो जाएगी 0, ठीक है। नाउ इस चीज़ को जब परपेंडिकुलर दो वेक्टर होते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी ये वर्ड जो है अपने क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी यूज होता है। ऑर्थोगोनैलिटी क्या इंप्लाइज करती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो हमारा 0 हो। व्हाट इट मीन कि ए वेक्टर जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और एक्चुअली ऑर्थोगोनैलिटी क्या बताती है कि ये दोनों वेक्टर इंडिपेंडेंट है। जब कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद उस एक के चेंज में दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाते हैं एंड एट द लास्ट हमें सिर्फ दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होते हैं, मतलब फोर्सेस को हम लोग दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, और उसके बाद उनमें से किसी एक पे भी जो वेरिएशन होता है वो दूसरे पे फर्क डालता ही नहीं है ना। डालेगा भी कैसे, cos 0 हो जाएगा। अगर मैं जैसे कि ए वेक्टर का इसके ऊपर अगर मैं लेता हूँ कंपोनेंट अगर बी के अलॉन्ग तो ए cos थीटा आएगा, और अगर cos थीटा अगर थीटा 90 डिग्री तो cos थीटा 0, तो उसका उसके अलॉन्ग कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं। Now the next is norm, norm of a vector। नॉर्म क्या बताता है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बस हम उस मैग्नीट्यूड को ही नॉर्म बोलते हैं और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर था, मान लीजिए, ठीक है, ए वेक्टर था हमारे पास में ए वेक्टर था a1 x कैप प्लस a2 y कैप प्लस a3 z कैप। सो इसका मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूँ, अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये एक्चुअली मैंने क्या किया है यहाँ पे कि मैंने ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की है ए के साथ में, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना, ये लिखा है मैंने एक्चुअली। सो इसी को हम बोलते हैं नॉर्म।
नॉर्म क्या हो गया हमारा फिर, नॉर्म हो गया अंडर द रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में, स्केलर प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो किसी वेक्टर की, हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है, तो हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वो हमें यूनिट वेक्टर दे देता है। और इसको हम अगर हम नॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए कैप जो होगा वो क्या होगा हमारा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज क्या कहती है कि किन्हीं भी, चलो इसको अच्छे से बताते हैं कि आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जब आप इन दो वेक्टर का सम करते हैं और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड देते हैं, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा जब इन दो वेक्टर का मैं अलग अलग मैग्नीट्यूड दे करके उनका सम कर देता हूँ। आपने एक बात सुनी होगी कि ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी वाले से बड़ा होता है, वो यहीं से आती है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है कि आप दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लीजिए। हालांकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड का क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको बस हम इसको पॉजिटिव रखने के लिए हमने मॉडुलस लिया है यहाँ पे। सो मैं ये लूँ, या फिर मैं क्या करूँ कि ए वेक्टर का अलग से मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का अलग से उनकी डॉट प्रोडक्ट करूँ, ये हमेशा इससे बड़ा आएगा, ठीक है, ये हमेशा इससे बड़ा आएगा कि मैं इन दो की प्रोडक्ट करके वो देखूँ, या फिर मैं इन दोनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड लेकर के उसकी डॉट प्रोडक्ट करूँ, तो फिर वो हमेशा मुझे इससे बड़ा मिलेगा। नाउ अब देखना कि यहाँ पे हमने ये सब वेल डिफाइंड चीज़ें हैं कि नाउ सी, हम लोगों ने वेक्टर्स डिफाइन कर दिए हैं टोटली, और ये अच्छे से वेल डिफाइंड है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में इनको यूज़ नहीं करेंगे। हम अलग से अपना एक वेक्टर स्पेस डिफाइन करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस ऑलरेडी डिफाइंड है उसमें काम करने में हमें दिक्कत है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 डायमेंशन तक जा सकता है। हालांकि मोस्टली हम इसको 3 डायमेंशन तक यूज़ करते हैं, फिर भी मैंने एक्सटेंड कर करके 4, 5, 6 तक कर लिया। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग n डायमेंशन तक काम करने वाले, कई बार तो n हमारा इन्फाइनाइट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फाइनाइट होगा। तो ऐसे टाइम के लिए हमें बेसिस भी n ही चाहिए, जो यहाँ पे हैंडल करना मुश्किल होगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिफाइन एन n डायमेंशनल स्पेस। सो उस n डायमेंशनल स्पेस के बाद हम लोग उस स्पेस को हम लोग यूज़ करेंगे अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिफाइन करने वाले हैं उस चीज़ को। तो देखिए क्या होता है कि सब जैसे कि हमारा रियल स्पेस होता है। नाउ डिफाइनिंग वेक्टर, डिफाइनिंग n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर होता है, सॉरी एक रियल स्पेस था हमारे पास यहाँ पे, जो हम कार्टेशियन और ये जो कर रहे थे, है ना, ये हमारा रियल स्पेस था। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस होता है, एक हिल्बर्ट स्पेस होता है, एक हिल्बर्ट स्पेस होता है, ठीक है, एक हिल्बर्ट स्पेस होता है। और इसके मेंबर्स को, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, उनको हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई ऑफ एक्स से। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका। अभी आप लोगों को सिर्फ ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ याद कर रहे हैं कि हिल्बर्ट स्पेस, थोड़ा सा आगे चलिए 2-4 लेक्चर, आपको सब समझ में आ जाएगा। फाई ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स, इटा, दिस, ठीक है। ये होता है हमारे पास, ये एलिमेंट होते हैं इस टाइप के। ये एन एन टेंस टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक जाएंगे, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। जब भी हमें जितनों की नीड होगी हम लोग उतने उठा लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस होता है, इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे डिफाइन किए जाते हैं। अब हिल्बर्ट स्पेस जो है ये कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जैसे कि हमारे वेक्टर्स फॉलो कर रहे थे, जैसे वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे वेक्टर्स फॉलो कर रहे थे, ऐसे ही अब ये एलिमेंट्स भी कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। अब उन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल मैं उसी ऑर्डर में डिफाइन करने की कोशिश करूँगा जिसमें हमने पहले किया था। सबसे पहला हमारा था एडिशन के अंदर थी, एडिशन के अंदर थी हमारी क्लोजर, क्लोजर रिलेशन था, ठीक है। तो इसमें भी क्या कहता है कि अगर मैं हिल्बर्ट स्पेस से एक एलिमेंट उठा करके
एक और एलिमेंट हिल्बर्ट स्पेस से उठा करके अगर मैं उनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास एक और एलिमेंट जो रिजल्टेंट आता है वो हिल्बर्ट स्पेस में ही होगा। ठीक है, ये पहला। दूसरा, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कम्यूटेशन क्या कहता है कि अगर मैं हिल्बर्ट स्पेस के दो एलिमेंट का समय से करता हूँ, ये हमें सेम रिजल्ट देगा अगर मैं इसको ऐसे ऐड करता हूँ। ठीक है, ये कम्यूटेशन हो गया, बिल्कुल सेम बात है वही। उसके बाद एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव क्या कहता है कि अगर मुझे तीन एलिमेंट्स का सम करना है हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, तो मैं इनको चाहे पहले दो एलिमेंट का सम करके उसके बाद उसके अंदर मैं थर्ड एलिमेंट को ऐड करूं, थर्ड एलिमेंट, नॉट दिस वन। ठीक है, या फिर मैं पहले सेकंड और थर्ड एलिमेंट का सम करूं, उसके बाद मैं उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऐड करूं। ये दोनों में सेम सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ होगी जो हमने अभी तक की थी। उसके बाद ऐसे यहाँ पे भी एक ओरिजिन होगा। ठीक है ना, स्पेस डिफाइन करें, ओरिजिन होगा, तो यहाँ पर भी एक एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास एक जीरो होगा इस स्पेस के अंदर हमारे पास एक जीरो होगा इस हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, जिसको कि ऐड करने पे हमें वही एलिमेंट वापस से मिल जाएगा। और अगर जीरो होगा तो जैसे पहले उसने कोरस्पॉन्ड किया था कि एडिटिव इन्वर्स होगा, वैसे हिल्बर्ट स्पेस के अंदर भी एडिटिव इन्वर्स होगा। मतलब अगर मैं उस एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करूँगा तो मुझे जीरो मिलेगा, है ना। सो नाउ नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, चल लिख देता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, अब यहाँ पे मान लीजिए ए और बी मेरे स्केलर्स हैं। ठीक है, सो अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ और इसके साथ मैं अपने किसी एलिमेंट को रखता हूँ तो ये हमारा ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर मेरे पास दो एलिमेंट है हिल्बर्ट स्पेस के एडिशन के अंदर, मतलब सुपरपोजिशन के अंदर, और उसके बाहर एक स्केलर है, तो वो स्केलर जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए फाई ऑफ एक्स प्लस ए साई ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ इसको फाई बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं। ठीक है ना, साई। नाउ द नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव ऑफ स्केलर साई ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू ए साई ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ वन यूनिटी। इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ स्केलर, अब स्केलर तो वन होता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें वापस से वही मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, दैट टेल्स में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास जीरो एलिमेंट मिल जाएगा, इस एलिमेंट जो कि हिल्बर्ट स्पेस के अंदर है। राइट साइड वाले सब हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ही आने चाहिए हमेशा, तभी वो चीज़ डिफाइन होगी। नाउ नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट, ये वाला सीन थोड़ा सा अलग है, ये वाला सीन थोड़ा सा अलग है। स्केलर प्रोडक्ट, ये सीन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले वाले केस में डिफाइन किया था ऐसे स्केलर प्रोडक्ट को, ऐसे ही मैं यहाँ पे डिफाइन करने का मेरा तरीका एक अलग होगा, जो कि मैं डिफाइन करूँगा कैसे, फाई ऑफ एक्स कोमा साई ऑफ एक्स। अब ये मुझे बताता है कि मैंने दो एलिमेंट हिल्बर्ट स्पेस उनके बीच में मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ। और ये लिखा कैसे जाएगा, ये डिफाइन कैसे की जाएगी कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट का मतलब है लोअर लिमिट से अपर लिमिट, जहाँ तक वो सिस्टम डिफाइन है। वो हो सकता है जीरो से ए तक डिफाइन हो, माइनस ए से प्लस ए तक डिफाइन हो। ए यहाँ पे कोई भी मान लीजिए कोई भी स्केलर है अपना, तो हो सकता है ये माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट का मतलब है पूरे के पूरे स्पेस के अंदर। ठीक है ना, फाई ऑफ एक्स जो पहले वाला एलिमेंट है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, आई थिंक यू नो कि हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट में, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या आएगा, x माइनस आयोटा वाई। आयोटा को हमने माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, सो इनटू में साई ऑफ एक्स डी एक्स। ये होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है, नाउ और ये डिफाइन कब होगी, ये डिफाइन कब होगी जब ये हमारा फाइनाइट आ जाए, जब ये हमारा फाइनाइट आ जाए ये तभी डिफाइन होगी, वरना डिफाइन नहीं होगी। ये हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए।
जब तक ये फाइनाइट रहेगा हमारी स्केलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, लिख देते हैं अभी, इट एग्जिस्ट इफ राइट हैंड साइड इज फाइनाइट, ठीक है, ये तभी एग्जिस्ट करेगी। नाउ द नेक्स्ट इज स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल, इसके नाम से पता चल रहा है कि स्क्वायर इंटीग्रेबल क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को उसके स्क्वायर करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तब तक वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। और एक खास बात और है कि सिर्फ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ही हिल्बर्ट स्पेस के अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ही हिल्बर्ट स्पेस के अंदर आएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, लेट मी टेल यू फर्स्टली मैथमेटिकली व्हाट इज स्क्वायर इंटीग्रेबल। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे सेम एलिमेंट ले लेता हूँ स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, मैं सेम एलिमेंट ले रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, फाई ऑफ एक्स कॉमा फाई ऑफ एक्स, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, फाई ऑफ एक्स स्टार फाई ऑफ एक्स डी एक्स, एंड दैट इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट फाई ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये मान लीजिए अल्फा है, जब तक अल्फा ग्रेटर देन 0 रहेगा, फाइनाइट रहेगा, तब तक वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कोई भी फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग तभी करेगा जब वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन इज स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्म, जो कि हमने पहले भी डिफाइन किया था नॉर्म। सो नॉर्म कैसे दिया जाएगा, नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एक्स, ये सिंपली दिया जाएगा जैसे कि हमने पहले वेक्टर्स के लिए डिफाइन किया था कि हम दो नॉर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, या लेकिन यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से लिखते हैं, नॉर्म एंड दिस इज आवर नॉर्म, ओके। सो एंड नाउ n is given as इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, फाई ऑफ एक्स मोड स्क्वायर डी ऑफ एक्स और इसका अंडर द रूट, ये आ गया अपना नॉर्म, ठीक है। देख लो, मैंने यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी उठाकर मतलब ये वाली कैलकुलेशन उठा करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब एक आता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, जो कि मोस्ट नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो होगा ए वो 1/n होता है। अब ये कैसे होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है, चलो इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए रखते हैं, इसको एक बार 1 मिनट के लिए रोकते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। सो अभी इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो बोर्ड इंटरप्रिटेशन थी हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन को हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेव फंक्शन जो होता है वो हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करके निकालते हैं, और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे किसी रियल सिचुएशन के बारे में बताएगा, वो बोर्ड इंटरप्रिटेशन ने बताया था कि आप एक काम करो, उसका मोड लेकर स्क्वायर कर दो। व्हाट इट मीन कि आप स्टार एक्स और जाई ऑफ एक्स कर दो, या आपको उसकी प्रोबेबिलिटी देगा, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी देगा आपको ये, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट बोलूँ तो फाई ऑफ एक्स कोमा टी जो है, अगर इसका हम ऐसे लिखते हैं तो हमें बताएगा कि पार्टिकल की एक्स पोजीशन एक्स इज इक्वल टू एक्स पे होने की एट टाइम टी टी इज इक्वल टू टी के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये बताता है। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल 1 होनी चाहिए, टोटल 1 होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मतलब पूरा का पूरा स्पेस मैंने इंक्लूड कर ली, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब क्या होगा कि जरूरी नहीं कि जो आपका वेव फंक्शन है वो हमेशा ऐसे हो, वो हमेशा 1 दे आपको, वो आपको 1 बनाना पड़ेगा। अभी अगर मेरा वेव फंक्शन ऐसा जो 1 दे रहा है, इट मीन्स कि मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, इट मीन्स
मेरा वेव फंक्शन जो वो नॉर्मलाइज्ड है। अगर वो 1 नहीं दे रहा है, वो 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, लेकिन फाइनाइट दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है, अगर इनफाइनाइट हो गया तो स्क्वायर इंटीग्रेबल ही नहीं होगा और वो हमारे हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो अगर हमें फाइनाइट दे रहा है तो हम उसको नॉर्मलाइज्ड करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको नॉर्मलाइज्ड करेंगे। कुछ टाइम ऐसा होगा जब हम उसको बिना नॉर्मलाइज्ड किए भी काम चला सकते हैं। तो जैसे कि अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फाई ऑफ एक्स जो है वो है साइन एन एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास फाई ऑफ एक्स जो वो साइन एन एक्स आया आपका। तो अब एक बात है, क्या नॉर्मलाइज है ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, इसे अगर प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी नॉर्मलाइज्ड है या नहीं वो देखना है। नॉर्मलाइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फाई स्टार एक्स फाई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये 1 होना चाहिए, ये हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि इसको देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन एन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एन एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स हो रहा है यहाँ पे। सो इट विल गिव मी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एन एक्स। अब साइन स्क्वायर एन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 1 माइनस कोस 2nx by 2, 1 माइनस कोस 2x by 2 वाले फॉर्मूले से sin x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x by 2। सो नाउ दिस विल गिव मी 1 by 2 dx। अभी इस लिमिट को जरा हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हटा देते हैं, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हमें कुछ ऐसा सीन दे देगी जो नहीं होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो डिफाइंड है, एक सेकेंड, मेरा जो सिस्टम है वो डिफाइंड है किसी एक बॉक्स के लिए, किसी एक बॉक्स के लिए डिफाइन है। मेरी जो ये वेव फंक्शन आई है इस बॉक्स के अंदर आई है, और इसका एक कॉर्नर एक्स इक्वल टू 0 पे, एक कॉर्नर एक्स इक्वल टू ए के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन अभी सिस्टम हमारा सिर्फ इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है ना। अब इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है, तो लिमिट अब हम जो अगर मैं कहूँ कि होल वर्ल्ड के लिए हमें लिमिट लेनी है, तो इस सिस्टम के लिए होल वर्ल्ड इसका 0 से ए तक ही है। या अगर मैं इस वेव फंक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन कर दूँ तो आपको और आसानी रहेगी कि फाई ऑफ एक्स जो है ये है अपना, जब x अपना 0 से a के बीच हो और 0 रहेगा अदरवाइज, ठीक है। तो अगर आप माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट भी ले रहे हैं तो बाकी वाला सीन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से a हो गया, नाउ यहाँ भी 0 से a, ठीक है। एंड हाँ, सो 0 से a dx 0 से a माइनस कोस 2nx सॉरी 0 से a 1/2 dx एंड दिस विल गिव मी 1/2 x, 0 से a लिमिट पुट करनी है, माइनस हाफ कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, साइन 2nx डिवाइडेड बाय 2n और लिमिट 0 से a। अब मैं इनकी लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, स्टार्टिंग वाले में a/2 आ जाएगा फर्स्ट लिमिट के लिए, मतलब अपर लिमिट के लिए, और लोअर लिमिट के लिए 0 बन जाएगा, माइनस सेकंड के लिए क्या होगा। अब मैं इस 2n को भी बाहर ले आता हूँ, अभी 2n यहीं पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे a पुट करूँगा तो क्या आएगा, साइन 2na माइनस 0, साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑल ओवर क्या आ गया, ये a/2 माइनस 1/4n साइन 2na, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास वो इंटीग्रेशन आ गया है। इसको अगर मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी से डिनोट करो, प्रोबेबिलिटी ये आ गई हमारे पास। अब ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, हमें दिख रहा है ये 1 नहीं है, तो हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ये अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, ये नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मलाइज नहीं है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस n को हटा करके मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ इस फंक्शन को, ताकि आप लोगों के आगे एक सीन आने वाला है वो आपका अभी क्लियर हो जाए। एक क्या है ना, हम बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वेव फंक्शन जो मैं लिख रहा हूँ ये पार्टिकल इन बॉक्स के लिए आता है। सो 2n
एन पाई एक्स बाई ए, ठीक है। मान लीजिए ये आपका वेव फंक्शन है, ठीक है, एन पाई एक्स बाई ए, साइन एन पाई एक्स बाई ए। सो यहाँ पे हर जगह पे एन पाई एक्स बाई ए आ जाएगा, सो एन पाई एक्स बाई ए आ जाएगा। सो अब क्या है कि अब भी ये 1 नहीं आएगा, अब भी ये 1 नहीं आएगा अभी नो। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसे किसी न किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे नॉर्मलाइज हो जाए, जिससे नॉर्मलाइज हो जाए, किसी एक फैक्टर से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब वो फैक्टर क्या होगा, वो फैक्टर निकालते हैं और उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। सो मान लिया कि वो फैक्टर है हमारा ए, मान लिया। तो अब ये वेव फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए साइन एन पाई एक्स बाई ए और 0। कब होगा ये, जब x हमारा 0 से a के बीच में है और ये रहेगा अदरवाइज। तो अब इसको हमें निकालना है अगर a को, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें इसको डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकता था, लेकिन मैं इसको यहाँ से इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन मुझे सारा चेंज करना पड़ेगा एक तो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने nx माना था, अभी n पाई x बाई a मैंने माना है, तो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए हम उसको दोबारा करते हैं। तो अभी क्या हो गया, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, मतलब तो माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट करेंगे लिमिट, और वो 0 से a आ जाएगी वापस हमारी। सो अब a स्टार साइन एन पाई एक्स बाई ए स्टार इसलिए लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स है या रियल है, आई डोंट नो। ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ मैं ऑल ओवर स्पेस के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑल ओवर स्पेस, ठीक है, ऑल ओवर स्पेस के लिए। सो डी एक्स दिस विल गिव मी ए स्क्वायर, बाहर आ गया 0 से a साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए, दिस विल गिव मी a स्क्वायर एक्स भी है 1, दिस विल गिव मी 1 माइनस कोस 2x बाई 2, सो दिस विल बिकम 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 2, मैं उस 2 को बाहर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अपना 0 से a dx, और ये हमारा 1 होना चाहिए, एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए ये हमारा 1 होना चाहिए, a स्क्वायर बाई 2 0 से a। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो x माइनस साइन 2n पाई x बाई ए डिवाइडेड बाई 2n पाई बाई ए, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास में। सॉरी, अभी इंटीग्रेट हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे 0 से a। नाउ a स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स माइनस a बाई 2n पाई साइन 2n पाई x बाई ए 0 से a। अब अगर लिमिट पुट करते हैं हम लोग तो देखना a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर x की जगह पे a आ जाएगा माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन, सॉरी अब a पुट करना, a पुट करेंगे यहाँ पे a से a कट जाएगा 2n पाई, साइन 2n पाई ऑलवेज 0 माइनस 0 के लिए पहले वाली टर्म 0, ये वाली 0, सेकंड टर्म भी 0 क्योंकि साइन 0 0, तो ये 1 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू 1। अब ये कब होगा, ए स्क्वायर जो है अपना 2 बाई ए होगा, ए का मतलब हुआ फिर रूट 2 बाई ए। सो आवर वेव फंक्शन बिकम साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, जब हमारा एक्स की वैल्यू 0 से ए होगी और ये 0 होगा कब, अदरवाइज। सो ये हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया। तो हम ऐसे निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय एन, जो हमारा नॉर्म था, ठीक है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो हमने अभी निकाला है पूरा का पूरा, या आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, लेट मी चेक व्हाट इज नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, सो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए अब क्या होगा, जैसे कि हमने सिंपल वेक्टर्स के अंदर बात की थी, जो हमारा स्टार्टिंग में हमने किया था, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं जब दो इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, जब उनकी डॉट जो स्केलर प्रोडक्ट थी वो 0 हो जाती। तो यहाँ भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होंगे, जिनके स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। और यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट क्या थी, फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये होगा हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और ये कैसे दिया जाएगा हमारा पास, इसकी वैल्यू होगी
फाई ऑफ एक्स स्टार साई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये ऑल ओवर स्पेस के लिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स, ये ऑर्थोगोनल था, अब ऑर्थो नॉर्मल। अब ऑर्थो नॉर्मल में क्या लग रहा है कि जो परपेंडिकुलर हो जब अलग अलग हो, और जो नॉर्मलाइज्ड हो जब सेम हो, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, अब देखो हमने नॉर्मलाइज के लिए क्या हुआ, अगर ये सिचुएशन आ जाती तो वो 1 हो, और अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो वो 0 हो, तो वो हो जाते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, हो जाते हैं ऑर्थोनॉर्मल। मतलब जो ऑर्थोगोनल भी हो और नॉर्मलाइज्ड भी हो, दोनों चीजें हो, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, तो हम कैसे लिखते हैं, फाई आई फाई जे, ये हमारी स्केलर प्रोडक्ट थी, ये जब 1 हो कब, जब आई और जे इक्वल हो, और 0 हो जब आई और जे इक्वल ना हो, तो हमारा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हो जाते हैं वो, ठीक है। नाउ अब जो हमने बात किया, चीज हम यही यूज करेंगे, लेकिन हम इस तरह यूज नहीं करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग डिराक नोटेशन यूज करने वाले हैं। अब डिराक नोटेशन क्या होती है, अब ये डिराइव कैसे होती है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा, डिराक नोटेशन। तो सबसे पहले हमें पता ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। सो यहाँ से जो है, अगर मैं इसको ऐसे पार्टीशन कर देता हूँ सी से, तो ब्रा और कैट 2 वर्ड होते हैं यहाँ पे। ब्रा रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्म को, ठीक है, यहाँ पर एक डैश सी वाले जगह पे, और ये रिप्रेजेंट करता है कैट को, तो ये होती है ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, डिराक नोटेशन। ये डिराक नहीं थी, हालांकि हमें अब थोड़ी सी अजीब लगेगी स्टार्टिंग में, आई थिंक स्टार्टिंग के 6-7 लेक्चर आपको अजीब लगेगी, ये पता नहीं कैसे क्या कौन सी नोटेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। ये एक छोटा सा बेनिफिट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं हम लोग, क्या है ये ब्रैकेट। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रा, और इसको हम लोग बोलते हैं कैट, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे है, तो जैसे कि हमने बात किया था कि हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस का एक एलिमेंट था ये, इसको अब हम मोस्टली रिप्रेजेंट करने वाले हैं कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेता हूं इसका, तो वो बन जाएगा ये, सिंपल। हमने वहां पर फिर कैट यूज, पहले हमने ब्राई कैट यूज की, बाद में हमने ब्राई यूज कर ली। इसको हम बोलेंगे कैट फाई ऑफ एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रा फाई ऑफ एक्स, ठीक है। ब्रा फाई ऑफ एक्स क्या था, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था, ठीक है। नाउ अब कैट जो है वो कॉलम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। आई थिंक अगर आपके व्हाट आई मीन टू से इज, आपके पास एक वेक्टर है ए बी सी ऐसे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ब्रा से। मान लीजिए आपके फाई की वैल्यू हो, मान लीजिए, मुझे नहीं पता ये है नहीं, मान लीजिए ये आपके फाई की वैल्यू है, तो अगर आप कैट लिखेंगे इसका, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और साथ में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार, मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए हमने आयटा से माइनस आयटा से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, जो कि ये बन गया अपना, ठीक है ना, I2 माइनस आई, और फिर यहाँ पे ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा हमारा ब्रा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो हमने, अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा जो एग्जांपल इसकी सिंप्लिसिटी का, वो क्या होगा। हमने स्केलर जो प्रोडक्ट हमने डिफाइन की थी, वो कुछ ऐसे डिफाइन की थी हमने, इस ब्रैकेट नोटेशन के अंदर जो है, ये जो नोटेशन है अपनी, जो हमने ये लिख रखी है, ये वाली, ये लिखी जाएगी कैसे, पाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, ठीक है। जब हम साथ लिखते हैं तो साथ में इंटीग्रेशन आता है। सिंपली अगर आप लिखते तो इंटीग्रेशन नहीं आता, अगर आप सिंपली अलग अलग लिखते हैं इसको, लेकिन जब आप इस साथ में लिखते तो इंटीग्रेशन इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम डायरेक्ट सिर्फ इस चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, इंटीग्रेशन साथ में इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना। तो अब आप इतने बड़े इंटीग्रेशन को बार बार लिखने की जगह आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये होती है स्केलर प्रोडक्ट डिराक नोटेशन के अंदर। सो अब तक जो हो चुका है, आई थिंक इसके इतने में ही आपका फर्स्ट असाइनमेंट हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो डिराक नोटेशन है उसको थोड़ा सा और चलाएंगे। डिराक नोटेशन के लिए शायद अभी एक लेक्चर और लगेगा उसको। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी, तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं डायरेक्ट, या कमेंट में लिख सकते हैं।